विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इससे पहले के टॉपिक में आपने मूल अधिकार पढ़े और सबसे पहले तो इनमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो खास डिफरेंस मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं नागरिक, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनका प्रयोग राज्य, एक तरह से सरकार, और सरकार मोस्टली हमारे देश में दो जगह से हैंडल हो रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनका प्रयोग कर सकती हैं। फर्स्ट अंतर तो प्रयोगकर्ताओं को हो गया, मूल अधिकारों का प्रयोग नागरिक कर रहे हैं, नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग राज्य करता है या सरकार करती है। दूसरा जो मेन अंतर है, मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं या वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर पाती है तो सरकार को हम कोर्ट में नहीं घसीट सकते। तो जो मेन अंतर है, एक तरह से मूल अधिकार राजनीतिक जनतंत्र को स्थापित करते हैं, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक राजनीतिक जनतंत्र को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। खास प्रश्न नीति निर्देशक तत्वों से एग्जामों में बहुतायत मैंने देखा है, राज्य की लोक कल्याणकारी भावना को प्रकट किया गया है। तो राज्यों की लोक कल्याणकारी भावना प्रकट होती है नीति निर्देशक तत्वों में। कभी कभार विकल्पों में नीति निर्देशक तत्व नहीं होता है, तो ये विकल्पों में नहीं मिलेगा तो भाग में विकल्प मिलेंगे। तो जब राज्य की लोक कल्याणकारी भावना को नीति निर्देशक तत्वों में प्रकट किया गया है, तो भाग के हिसाब से कौन से भाग में प्रकट किया गया है? 4 में। कि एक राजनीति शास्त्री हुए केटी साहा ने नीति निर्देशक तत्वों को समझने के लिए एक खास टिप्पणी की है। केटी साहा ने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। भावार्थ समझो, केटी साहा का ऐसा चेक बताया। कोई चेक है आपकी जेब में, चाहे करोड़ रुपए का है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आपके अधिकार में नहीं है, पूरी तरह से बैंक की इच्छा पर डिपेंड कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व है। न्यायालय में ये प्रवर्तनीय तो है नहीं, तो सरकार इनका पालन करे तो भी ठीक है और नहीं करे तो भी ठीक है, हम सरकार को न्यायालय में नहीं घसीट सकते हैं। इसीलिए केटी साहा की ये टिप्पणी आई है। इनको एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इन बेसिक चीज़ों के अलावा यदि अनुच्छेदों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े कुछ मेन अनुच्छेदों का हम गौर करेंगे। इनमें अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है, क्योंकि इनका राज्य प्रयोग करेगा तो राज्य से मतलब सरकारों से है। अनुच्छेद 37 सेम के लिए है, कोई खास नहीं। ये है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 38 में राज्य कुछ सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करेगा। 39 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें राज्य के कुछ नीति तत्व दिए गए हैं, लेकिन 39 के या 39A इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम
पंचायतों के गठन का उल्लेख। भाइयों, इसमें सबसे मेन चीज़ ये सीखनी है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है तो ग्राम पंचायतों के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए सेपरेट अनुच्छेद बना हुआ है 243। लेकिन प्रश्न में यदि पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों के जिस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न ये है कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है, तो ग्राम पंचायतों के लिए, स्थानीय शासन के लिए एक स्पेशल अनुच्छेद काम करता है 243। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ करके पूछा जाएगा तो फिर 243 नहीं होगा। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। कई बार थोड़ा सा प्रश्न घुमा के भी दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। तो गांधी बाबा की विचारधारा से तो आप परिचित होंगे। इनकी जो मेन विचारधारा रही, ग्राम स्वराज का इन्होंने एक सपना देखा था, और ग्राम स्वराज्य का जो सपना साकार हुआ है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से हुआ है। तो वो थोड़ा सा हमको घुमा देते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद गांधी जी की विचारधारा पर है, तो गांधी जी की विचारधारा, ग्राम स्वराज्य की विचारधारा। ग्रामों का जो स्वराज्य है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से साकार हुआ है। तो इसकी जो विचारधारा है नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, अनुच्छेद 40। अगले आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार हमको दिया गया है। यदि कोई भाई बिल्कुल बेरोजगार रह जाता है, सरकार ऐसी योजनाएं चलाएगी जिनमें वो काम प्राप्त कर सके। एक बड़ी योजना ग्रामीण विकास में लंबे समय से 2005 में एक्ट लागू किया गया, नरेगा। यदि कोई भाई बेरोजगार है तो उसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी तत्कालीन समय पर दी गई। तो ऐसी योजनाएं सरकार जो हैंडल करती है वो अनुच्छेद 41 में करती है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 43 में न्यूनतम निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। सर, और आप करंट के लिहाज से अखबारों में पढ़ते भी हैं, सरकार समय समय पर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने का काम करती है। और मजदूर भी आप जानते होंगे कि 4 प्रकार के माने जाते हैं। कुछ अकुशल होते हैं, अर्ध कुशल होते हैं, कुछ कुशल होते हैं, कुछ उच्च कुशल होते हैं। तो सबके लिए सरकार न्यूनतम निर्वाह मजदूरी का जो प्रावधान करती है अनुच्छेद 43 में करती है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक सिविल संहिता, सभी नागरिक एक समान कानून के दायरे में होंगे। ये चीज़ मूल अधिकारों का अनुच्छेद 14 में भी उल्लेखित है, और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। मूल अधिकारों में आरटीई का जिक्र 21 में किया गया है। ये सेम चीज़ नीति निर्देशक तत्वों में भी है, इसका जिक्र अनुच्छेद 45 में किया गया है। और इसको ये माने कि ये जो व्यवस्था जुड़ी हुई है 6 से 14 वर्ष तक की, ये 86वें संशोधन 2002 के आधार पर सम्मिलित की गई। बात करें अनुच्छेद 46 की, 46 में अनुच्छेद 46 में पिछड़े वर्गों को
शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान किए गए। एज ए आरक्षण दिया गया है। एजुकेशन में आरक्षण जो हमें मिलता है वो आर्टिकल 46 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अब आरक्षण को दो जगह हम पढ़ चुके हैं। नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है वो 16 या 16D में दिया गया है। लेकिन एजुकेशन में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 46 में की गई है। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य संबंधी स्तर उच्च करने का सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 तो खास है नहीं, कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, लेकिन अनुच्छेद 48 के एक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें पर्यावरण संरक्षण, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में एक बार आया था कि गौ हत्या निषेध या अपन मानव वन्य जीवों का संरक्षण, प्रकृति से, पर्यावरण से, गोहत्या निषेध से रिलेटेड आर्टिकल है 48 के /A। ये 48 में से बाद में इसका विभाजन किया गया, तो इसका रिलेटेड जो संविधान संशोधन है उसका भी थोड़ा गौर कर लें। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 से एक बनाया गया 48 के A। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण, गोहत्या पर रोक लगाई गई है, वन्य जीवों के संरक्षण को महत्व देगा राज्य का ये कर्तव्य अनुच्छेद 48 के में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 49 में सरकार या राज्य बोलें ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगी। अनुच्छेद 50 में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। भारत के शासन की एक मुख्य विशेषता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। शक्तियाँ पृथक का मतलब होता है अलग अलग की गई हैं। ये भी सीख लें कौन कौन की अलग की गई है। तो केंद्र सरकार की शक्ति अलग होगी, राज्य सरकार की अलग होगी। केंद्र सरकार संघ सूची में कानून बनाएगी, राज्य सरकार राज्य सूची में बनाएगी। तो केंद्र और राज्य का बंटवारा है, इसकी शक्ति अलग और इसकी अलग, शक्ति पृथक्करण हुआ। इसके अलावा दूसरी तरीका से भी हम देखें तो शक्ति पृथक्करण नजर आता है। जैसे व्यवस्थापिका की शक्ति अलग होगी, कार्यपालिका की शक्ति अलग होगी, न्यायपालिका की शक्ति अलग होगी। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करेगी, कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करेगी, न्यायपालिका उस कानून की जांच करने का काम करेगी। तो दो तरीका से इस बिंदु को समझें, क्योंकि ये हमारे शासन की मुख्य विशेषता है। शक्तियाँ अलग अलग की गई हैं, तो दो आधार से समझ लें, केंद्र की शक्ति अलग और राज्य की अलग। ये अपनी माने व्यवस्थापिका की अलग, कार्यपालिका की अलग और न्यायपालिका की अलग की गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। वैश्विक स्तर पर शांति के प्रयास हों, शांति बनी रहे, इसलिए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों के ये सारे अनुच्छेद आपने इस वीडियो में क्लियर किए, लेकिन मैं आपको दोबारा से जो मोस्टली रिपीट कर देता हूँ राज्य की परिभाषा। तो राज्य के दायरे में अनुच्छेद 36 काम कर रहा है। अगला एक बड़ा मेन अनुच्छेद है, इनमें 39 के निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। 40 बेहद इम्पोर्टेंट है, खूब कई तरीके से आ जाता है। कन्फ्यूजन 243 अनुच्छेद की वजह से नहीं होना चाहिए।
सीधा पूछा जाए ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख 243, नीति निर्देशक तत्वों के जिस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है तो 40, गांधी जी की विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद है 40। इसके बाद में देखें अपन तो बड़ा इम्पोर्टेंट है 44, जिसमें समान नागरिक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। 45, सरकार बहुत ज़्यादा आरटी पे शिक्षा के अधिकार पे ध्यान दे रही हैं, तो शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में है। खास अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण से खूब प्रश्न आता है। गौ हत्या पर रोक लगी है, वन्य जीवों का संरक्षण इसी में किया गया है। अनुच्छेद 50 हमारे देश के शासन की प्रमुख विशेषता है शक्ति पृथक्करण, इसका उल्लेख 50 में किया गया है। पूरे वैश्विक स्तर पर शांति के प्रयासों का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 51 में किया गया है। वीडियो को पूरा देखें, आपने समझने की कोशिश की होगी। आप ज़रूर बनाना स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो अपडेट होती रहे। आपकी कोई भी समस्या शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।